वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। माई सेल्फ बी एल पाटीदार, आई एम ए ट्रेनिंग ऑफिसर। आज की जो हमारी क्लास है वो इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी का मॉड्यूल 3 वायर जॉइंट्स सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल्स, जो कि एनसीवीटी ऑनलाइन परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को हमने मॉड्यूल 3 के सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न एनसीवीटी एग्जाम परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले हम इसी सीरीज के 2 मॉड्यूल कवर कर चुके हैं, तो जिसने भी वो 2 मॉड्यूल्स नहीं देखे हैं उनकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहां जाकर आप उन दोनों मॉड्यूल को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस मॉड्यूल के पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। यानी कि रिवायरेबल फ्यूज से उस 32 एम्पियर की रेटेड केबल को अगर हम लोग सेफ्टी सुरक्षा प्रदान करते हैं तो उसकी धारा वहन क्षमता यानी कि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 26 एम्पियर या 39 एम्पियर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 एम्पियर। अब ये कैसे आया 26 एम्पियर, तो देख चलिए समझते हैं इसको। किसी भी रेटेड केबल को अगर रिवायरेबल फ्यूज से हम सुरक्षित करते हैं, यानी कि रिवायरेबल फ्यूज उसमें लगाते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, तो उसकी जो धारा वहन क्षमता होती है वो निकलती है 0.81 इंटू रेटेड करंट। 0.81 इंटू रेटेड करंट हो जाएगा यहाँ पर आपका 32 एम्पियर। 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.81 का, 0.81 फैक्टर होता है, तो 0.81 से जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25.92। और 25.92 नियरेबल होता है 26 एम्पियर के, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूजी से तार का आकार मापने की परास क्या है। यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज जो है उसमें रेंज कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक उसमें गेज नंबर प्रिंटेड होते हैं, किस रेंज तक हम उसमें मेजरमेंट ले सकते हैं। तो जितने भी स्टैंडर्ड वायर गेज होते हैं उसमें 0 से लेकर 36 डिजिट तक के नंबर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0 से 36। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड वायर गेज है एसडब्ल्यूजी, और ये सबसे बड़ी साइज 0 साइज का सबसे बड़ा गेज, और सबसे छोटा गेज आपका ये 36 नंबर का। तो 0 से 36 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तार जोड़ का क्या नाम है। जो जॉइंट है इसका नाम पूछा है, एरियल टेप जोड़, नोटेड टेप जोड़, डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़ या डबल क्रॉस टेप जोड़। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक नोट लगा हुआ है, नोट यानी कि गठान लगी हुई है, तो गठान के कारण इस जोड़ का नाम है नोटेड टेप जोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका नोटेड टेप जोड़, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनीकृत लोहा यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग फ्लक्स के रूप में करते हैं। इसको आपको याद रखना है, डेटा आपको ऐसा का ऐसा कि सोल्डरिंग फ्लक्स जो होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मात्रा उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन, जब हम ज्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं किसी भी एक ही टाइप की क्वांटिटी को, अगर बार बार हम मैन्युफैक्चर करते हैं उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग डिप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। डिप सोल्डरिंग एक्चुअली इस प्रकार की सोल्डरिंग होती है जिसमें किसी भी कंपोनेंट को डीप करके उसके ऊपर सोल्डरिंग की जाती है, यानी कि डुबा के उसको डीप करके उसकी सोल्डरिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डीप सोल्डरिंग। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर इस वाले भाग का नाम पूछा है कि ये वाला भाग आपका क्या है। तो ये वाला भाग आपका बेडिंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बेडिंग। अब यहाँ पर देखिए अभी अंडरग्राउंड केबल्स है और इसके सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो आपका कंडक्टर होता है मल्टी स्टैंड कंडक्टर है, तो उसको स्टैंडर्ड कंडक्टर कहते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कंडक्टर की स्किन होती है, पतली सी इंसुलेशन लेयर होती है, फिर एक मोटी लेयर होती है इंसुलेशन की। उसके बाद फिर इंसुलेशन की सेफ्टी के लिए एक इंसुलेशन स्क्रीन होती है, ये भी एक पतली लेयर होती है इंसुलेशन वाली।
फिर उसके ऊपर मेटेलिक शीट लगाई जाती है और मेटेलिक शीट को बचाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाला भाग आपका बेडिंग कहलाएगा। तो ये सबसे लास्ट वाला सर्विंग, उसके अंदर आर्मिंग और आर्मिंग से पहले आपका ये बेडिंग। तो ध्यान रखना, लास्ट से अगर बात करें तो बेडिंग आएगा थर्ड नंबर पे, सर्विंग सबसे लास्ट में, उसके पहले आर्मिंग और उसके पहले बेडिंग, और बेडिंग से भी पहले आपका मेटेलिक शीट। तो ये बेडिंग, बेडिंग के बाद आपका ये आर्मिंग आ गया और आर्मिंग के बाद आपका लास्ट में सर्विंग आ गया। हाँ, आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे कि बेडिंग का यूज क्या है। तो अभी से मैं आपको बता देता हूँ कि बेडिंग का जो काम होता है वो होता है मेटेलिक शीट को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने का काम यहाँ पर बेडिंग करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। XLP का पूर्ण रूप है, XLP का फुल फॉर्म क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना, XLE का फुल फॉर्म क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन होता है। तो ये XLP केबल है और यहाँ पर ये XLP इंसुलेशन लगा हुआ है कंडक्टर के बाहर की तरफ। तो इसी का पूरा नाम है क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन, इस इंसुलेशन का नाम है। और इस इंसुलेशन से केबल बनी हुई है, इसलिए इसको XLP केबल कहते हैं। अगर पीवीसी के इंसुलेशन से कोई केबल बनती है तो उसको पीवीसी केबल कहते हैं, और ये जो केबल है वो XLP इंसुलेशन से तैयार हुई है, इसलिए इसका नाम XLP केबल के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। अभी हमने देखा कि केबल्स, भूमिगत केबल में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे सबसे लास्ट में सर्विंग है, आर्मिंग है, बेडिंग है, मेटेलिक शीट है। तो इन सभी के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोग हैं। यहाँ पर आपको सर्विंग का उपयोग पूछा है, तो सर्विंग का यूज हम आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए करते हैं। ये लास्ट में आप, मैंने अभी बताया था अंडरग्राउंड केबल में कि लास्ट वाला पार्ट होता है सर्विंग, और सर्विंग के जस्ट पहले आता है आपका देखो आर्मिंग। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका आर्मिंग। आर्मिंग की सेफ्टी के लिए हम लोग सर्विंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना आप कि सर्विंग का यूज आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए, वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे ही अगर आपसे बेडिंग का पूछा जाए कि बेडिंग का प्रयोग, ये जो बेडिंग वाला पोर्शन है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका प्रयोग मेटेलिक शीट को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। ये दोनों ध्यान रखना आप, बेडिंग और सर्विंग। चलिए, दिए गए लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा रहा है। भूमिगत केबल में कभी भी कोई फॉल्ट आता है तो उसके लिए हम लूप टेस्ट का यूज करते हैं फॉल्ट पता करने के लिए। उसमें अर्थ फॉल्ट भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी हो सकता है, ओपन सर्किट फॉल्ट भी हो सकता है। तो सभी के लिए अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। तो ये वाला जो आपको डायग्राम दिया है, क्वेश्चन के साथ ही आपको डायग्राम भी देगा और पूछेगा क्वेश्चन में कि ये जो टेस्ट हो रहा है, ये कौन सा टेस्ट हो रहा है, जो लूप टेस्ट किया जा रहा है वो कौन सा दोष या कौन सा फॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए किया जा रहा है। तो ये लघु परिपथ दोष को पता करने के लिए हम ये वाला लूप टेस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार का जो टेस्ट होता है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को पता करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है उसमें जो केबल को बिछाया जाता है तो वहां पर किस प्रकार की मेथड का यूज किया जाता है। तो जितने भी आपके जनरेटिंग स्टेशन है वहां पर केबल को बिछाने के लिए हम लोग हवा में रेक तैयार करते हैं और उस रेक के ऊपर ही केबल को बिछाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका हवा में रेक राइट आंसर हो जाएगा। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 to 8 और 18। तो तांबे के आबंध चक्र में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अगली वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर अगली वाली में 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 2, 8, 18
ये हो जाते हैं टोटल 28 और आखिरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक है। ये तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? जो नियॉन लैंप होता है उसमें कौन सा इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का हमें देखने को मिलता है? तो जो नियॉन लैंप हो गया आपका, फ्लोरोसेंट लैंप हो गया, मरकरी वेपर लैंप हो गया, इन सभी में आपको गैस आयनीकरण प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट जो होता है वो नियॉन लैंप में देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, गैस आयनीकरण प्रभाव। भूचालक प्रतिरोध की इकाई है ओम, किलो ओम, मिली ओम या मेगा ओम। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की इकाई होती है मेगा ओम। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेगा ओम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? तो सेफ्टी के लिए ही सारे के सारे उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। ये कार्टिस फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, एमसीबी, एचआरसी फ्यूज, ये सारी की सारी सेफ्टी डिवाइस है। और हमें एक्स्ट्रा करंट संरक्षण जो है वो रिवायरेबल फ्यूज के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज जो होता है वो हमें अतिरिक्त धारा संरक्षण प्रभाव करता है। एक्सेस करंट फ्लो होने के बाद ही ये फ्यूज ब्लोन होते हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट वगैरह में इनका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। वहाँ पर हम एचआरसी फ्यूज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक्सेस करंट, ज़्यादा करंट फ्लो होने के बाद ये ब्लोन आउट होते हैं और इनका टाइम पीरियड भी कम बहुत ज़्यादा होता है। और एचआरसी फ्यूज होते हैं वो बहुत कम टाइम में जल्दी ऑपरेट हो जाते हैं। और जो महंगी मशीन्स वगैरह आपकी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उनको सेफ्टी प्रदान एचआरसी फ्यूज के द्वारा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर विद्युत उपकरण की अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण के लिए हम लोग पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज या रिवायरेबल फ्यूज का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ प्रयोग किए जाते हैं? तो जो आपकी ओवरहेड लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में या हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो वहाँ पर जब हम वायर्स को बिछाते हैं और जहाँ पर भी एंड हो जाता है और वहाँ से फिर से और आगे लाइन को अगर बढ़ाना होता है, तो वहाँ पर जो जॉइंट होता है वो वेस्टर्न यूनियन जोड़ या जॉइंट हम लोग यूज करते हैं। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट के द्वारा केबल को और आगे जोड़कर बढ़ाया जाता है। तो ये वाला जो जॉइंट होता है ये वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है। इस प्रकार का जोड़ हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम के जो कंडक्टर होते हैं, अगर उनको हमको सोल्डरिंग करना है तो उसके लिए हम लोग जो सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करेंगे वो है केरेलाइट, ऑप्शन नंबर बी, केरेलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघालने से क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने सोल्डरिंग वायर लिया, उसको सोल्डरिंग से आपने सोल्डरिंग आयरन से उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद जब वो पिघल गया और उसको हम बार बार पिघलाएंगे, तो जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो मेटल्स वाष्पीकृत होने लगता है, यानी कि टीन का भाग जो है वो कम हो जाएगा। एक्चुअली सोल्डरिंग वायर लेड और टीन से मिलकर बना होता है, तो जो टीन का भाग है वो क्या हो जाएगा, उसमें धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, टीन का भाग कम हो जाता है। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? किसी भी केबल में ओवर करंट कंटिन्यू फ्लो होगा तो केबल गर्म हो जाएगी। केबल गर्म हो जाएगी तो उसका इंसुलेशन धीरे धीरे वीक हो जाएगा, यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस उसका कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो कुचालक प्रतिरोध यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुचालक प्रतिरोध आपका घट जाएगा यदि लॉन्ग टाइम तक एक्सेस करंट या ओवर करंट उसमें फ्लो होगा। तो केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? जहाँ पर भी नैरो लाइन है या बहुत कम जगह है, तो वहाँ पर हम केबल कौन सी मेथड के द्वारा केबल को बिछाएंगे? तो हम वहाँ पर डक्ट पाइप के द्वारा उस पाइप के अंदर बहुत सारी केबल डाल के
और केबल को हम लोग बिछाते हैं। तो यहाँ पर संकीर्ण जगह पर हम लोग डक्ट पाइप का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डक्ट पाइप। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। आपको ये वाले इस भाग का नाम पूछा है, ये वाला पार्ट कौन सा है। मैंने आपको बताया कि मेटेलिक शीट होता है, बेडिंग होता है, आर्मिंग होता है, सर्विंग होता है। तो ये आपका ये वाला भाग क्या है, लेड शीट या मेटेलिक शीट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेड शीट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आपका मेटेलिक शीट वाला भाग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा रहा है। ये आपसे क्वेश्चन के साथ ये चित्र भी देगा, और इस चित्र में जो लूप टेस्ट किया जा रहा है वो कौन से फॉल्ट को पता करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर अर्थ फॉल्ट को पता करने के लिए इस प्रकार का टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला केबल भी अर्थ हुआ है, और यहाँ पर भी एक पॉइंट को अर्थ करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि केबल अर्थ है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। सर्विंग, बेडिंग, आर्मिंग या लेड शीट। तो भूमिगत केबल में धात्विक कवच को बचाने के लिए हम लोग बेडिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बेडिंग है, ये वाला पोर्शन, और इसके आगे क्या है, ये मेटेलिक शीट। मेटेलिक शीट यानी कि धात्विक कवच। तो इसको बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बेडिंग का। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्मिंग, आर्मिंग को बचाने के लिए सर्विंग का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे उल्टा कि सर्विंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सर्विंग का प्रयोग आर्मिंग को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तो ये चीज आप अपने माइंड में बिठा के रखना कि बेडिंग और सर्विंग का प्रयोग कहाँ पर होता है। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। कई बार हम लोग सोल्डरिंग आयरन को गर्म करते हैं, यूज करते हैं, उसके बाद फिर कुछ और काम रहता है तो उसको हम लोग वापस कहाँ रख देते हैं, स्टैंड में पुट कर देते हैं। तो स्टैंड में क्यों रखना चाहिए उसको, क्योंकि अगर हम उसे कहीं भी ऐसी जगह रखेंगे तो वो गर्म होने के कारण आग पकड़ने का खतरा बना रहेगा। तो यह जलने व अग्नि को रोकता है, इसलिए उसको हम कहाँ रखते हैं, स्टैंड में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। एरियल टेप जोड़, सीधे टेप जोड़, रेड टेल जोड़ या मेरिट जोड़। तो जंक्शन बॉक्स में हमेशा रेड टेल जोड़ किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड टेल जोड़। रेड, रेड यानी कि चूहा, और चूहे की पूंछ के जो जैसे हम जोड़ यहाँ पर बनाते हैं। तो ये देखिए आप, जंक्शन बॉक्स है और उसमें ये रेड टेल जोड़ हमने किए हुए हैं। इस जोड़ का क्या नाम है। मेरिट जोड़, स्कार्प जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़ या ब्रिटानिया जोड़। तो ये जो जॉइंट है ये कौन सा जॉइंट है, मेरिट जॉइंट। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। लाइन की लंबाई बढ़ाना, आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, बिल्कुल नहीं। चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं। सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, बिल्कुल। जब भी कोई आपकी ओवरहेड लाइन जाती है और वहां से हमें किसी भी मकान के लिए कनेक्शन लेना होता है, तो हम वहां पर अक्सर टी जॉइंट बनाते हैं, टी जोड़ का यूज करते हैं। तो ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग भी सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। तो सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए हम लोग सोल्डरिंग गन का प्रयोग करते हैं, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। तो पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग डिप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ये बेल्टेड भूमि अंडरग्राउंड केबल है, और यहाँ पर जो एक्स वाला पोर्शन है ये, इसका आपसे नाम पूछा गया है। तो ये आपका लेड शीट है। अभी हमने देखा था कि कंडक्टर के ऊपर ये एक
पतली सी लेयर चढ़ी रहती है इंसुलेशन की, फिर उसके ऊपर एक इंसुलेशन की लेयर होती है और उसके बाद आपका ये लेड शीट रहता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड शीट। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो बिटुमिनस यौगिक को हम लोग भूमिगत केबल में गर्म यौगिक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस यौगिक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? देखो यहाँ पर बेडिंग का काम पूछा है, तो मैंने बताया कि धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए, मेटेलिक शीट जो है उसको वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए हम लोग बेडिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये बेडिंग वाला भाग है और बेडिंग के आगे क्या है? मेटेलिक शीट। तो मेटेलिक शीट की सेफ्टी के लिए हम लोग बेडिंग का प्रयोग करते हैं। और देखिए ये भी लिखा है मैंने यहाँ पर कि बेडिंग क्या है? धातु के आवरण के ऊपर जूट या हेसियन टेप जैसी रेशेदार सामग्री से बनी एक परत चढ़ाई जाती है। आवरण का उद्देश्य धातु के आवरण को जंग लगने से बचाना, यानी कि जो मेटेलिक शीट है इसको जंग लगने से बचाने के लिए हम ऊपर एक बेडिंग का प्रयोग करते हैं। कौन से टेस्ट से भूमिगत केबल में दोष ज्ञात किया जाता है? लूप टेस्ट, बाय ग्राउलर टेस्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट या कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। भूमिगत केबल में जब भी कोई फॉल्ट पता करना रहता है तो हम लोग उसके लिए लूप टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है लूप टेस्ट। लूप टेस्ट के द्वारा हम ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट को पता करते हैं। अंडरग्राउंड केबल में ये तीनों प्रकार के दोष हम लूप टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक चालक को 7 और 1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? यानी कि एक कंडक्टर को 7/1.40 से इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसमें 1.40 क्या चीज है और 7 भी क्या चीज है, मैं दोनों ही बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर 7 जो है वो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर को दिखाता है। जैसे मल्टी स्टैंड कंडक्टर आपने देखे होंगे अपने ओवरहेड लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, जो बेयर कंडक्टर होते हैं, जो नंगे चालक होते हैं, वो मल्टी स्टैंड कंडक्टर होते हैं। मतलब बहुत सारे तार उसमें होते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग यूज के ऊपर, करंट कैपेसिटी के ऊपर। तो यहाँ पर जो इस टाइप के अगर आपको इंडिकेशन दिया है किसी केबल का, तो यहाँ पर जो 7 दिखाएगा और नंबर ऑफ कंडक्टर्स को दिखाएगा कि उसमें टोटल कितने चालक हैं, और जो पीछे वाली डिजिट है 1.40 दिखाएगी प्रत्येक चालक का व्यास। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1.40 क्या है यहाँ पर? प्रत्येक चालक का व्यास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? तो एल्यूमिनियम की चालक की जो चालकता का मान होता है वो होता है 35 मोह प्रति मीटर। ओम जो मात्रक होता है वो रेजिस्टेंस का होता है और चालकता का मात्रक होता है मोह। तो मोह प्रति मीटर एल्यूमिनियम की चालकता 35 मोह प्रति मीटर। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो जो करंट रेटिंग फैक्टर जो हम यूज करते हैं वो रिवायरेबल फ्यूज के लिए वो यूज करते हैं हम लोग 0.81। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.81। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेस चालक की तुलना में, जब भी हम अंडरग्राउंड केबल में 4 कोर की केबल का या 3.5 कोर की केबल का कोर की केबल यूज करते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रल का वायर होता है उसकी साइज फेस चालक की साइज की तुलना में आधी होती है। तो फेस चालक से आधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो उदासीन चालक है यानी कि न्यूट्रल का जो चालक है वो फेस चालक की तुलना में कैसा होता है? आधा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों फेस चालक हैं और ये वाला जो न्यूट्रल चालक है इसकी साइज इनकी तुलना में क्या है? आधी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेस चालक से आधा। इस औजार का क्या नाम है? तो आपने इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप वगैरह में अपने प्रैक्टिकल में देखा ही होगा इसको। ये क्रिम्पिंग टूल है। जब भी
केबल्स वगैरह में लग लगाए जाते हैं और लग को क्रिम करने के लिए, केबल में फिक्स करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्रिम्पिंग टूल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिम्पिंग टूल। एसीएसआर चालक में केंद्रीय तार इस्पात का न लगाकर यदि एल्यूमीनियम का लगा दिया जाए तो एसीएसआर एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसका फुल फॉर्म है एसीएसआर का। तो स्टील रेनफोर्स यानी कि एक वायर स्टील का रहेगा और उसके आसपास एल्यूमीनियम के कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि यदि वो बीच में स्टील का वायर है, इस्पात का जो वायर है उसको हटा दें और उसकी जगह भी एल्यूमिनियम का लगा दें तो क्या होगा। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम एक अच्छा चालक है और स्टील से अच्छा चालक है विद्युत का। तो यदि इस्पात को हटाकर एल्यूमिनियम का प्रयोग करेंगे तो ओवरऑल वायर की या केबल की चालकता बढ़ जाएगी। तो चालकता बढ़ जाएगी तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी चालकता बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। तो माइक्रोमीटर की आपको रीडिंग पढ़ते आना चाहिए। ये जो रीडिंग होती है मेन स्केल की रीडिंग होती है और ये जो रीडिंग होती है थंबल स्केल की रीडिंग, थिम्बल स्केल की रीडिंग। तो जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो पहले लिखते हैं मेन स्केल की रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल पर ये कौन से पॉइंट पर मैच हो रहा है। जैसे 5वें नंबर पर मैच हो रहा है तो 5 इंटू इसका लीस्ट काउंट। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। जब भी हमें रीडिंग निकालना है तो मुख्य स्केल की रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इंटू 0.01, तो 4.5 मेन स्केल की रीडिंग हो गई प्लस 5 जिससे मैच हो रहा है इंटू 0.01 mm। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4.55 mm, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग या सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो वो वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु हम लोग फ्लेम के साथ सोल्डरिंग या ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। जो भी मोटर बॉडी वगैरह होती है उनकी सोल्डरिंग के लिए हम ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, घूमते हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। यानी कि जो मल्टी स्टैंड कंडक्टर होते हैं उसका क्या बेनिफिट है एक सिंगल स्टैंड कंडक्टर की तुलना में। तो आपने देखा होगा कई बार कि जब भी हम वायर्स को छीलते हैं, केबल को छीलते हैं, इंसुलेशन हटाते हैं तो उसके अंदर पतले पतले बहुत सारे वायर निकलते हैं। उसको हम कहते हैं मल्टी स्टैंड कंडक्टर या गुथा हुआ चालक। एक देखा होगा आपने कि जब वायर को छीलते हैं तो केवल एक ही तार, मोटा तार उसके अंदर से निकलता है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो मल्टी स्टैंड कंडक्टर है, जो गुथा हुआ चालक है, उसके क्या बेनिफिट है एक सिंगल चालक की तुलना में। तो जो गुथा हुआ चालक होता है जिसमें बहुत सारे वायर रहते हैं वो ज्यादा लचीला होता है, तो अधिक लचीला आपको मिल जाएगा गुथा हुआ चालक। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, गुथा हुआ चालक अधिक लचीला होता है, सही आंसर है। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। यह क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में 16 की जगह 32 एम्पियर यानी कि 32 एम्पियर की केबल के बारे में पूछा था। तो 32 एम्पियर के लिए हमें 26 एम्पियर उसका राइट आंसर था। तो 16 एम्पियर के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 एम्पियर। देखिए धारावन क्षमता 0.81 इंटू रेटेड करेंट, तो 0.81 इंटू रेटेड करेंट कितना है केबल का 16, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लगभग लगभग 13 एम्पियर, 12.96 यानी कि 13 एम्पियर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली की मात्रा की इकाई क्या है। तो बिजली की मात्रा की इकाई होती है गुलाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है और सोल्डरिंग विधि का नाम पूछा है। तो ये देखिए इसके हाथ में गन, सोल्डरिंग गन है और सोल्डरिंग गन के द्वारा ये सोल्डरिंग कर रहा है। तो इस विधि का नाम क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग गन के द्वारा सोल्डरिंग।
विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हैं तो किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ईएमएफ पता करने के लिए। तो ईएमएफ जब भी किसी भी चालक के सिरों पे ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो ईएमएफ उत्पन्न होने के बाद उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और फिर आपको लास्ट में क्या मिलेगा? विभवांतर मिलेगा। तो विभवांतर में यदि हम वोल्टेज ड्रॉप को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? ईएमएफ। तो ईएमएफ बराबर हो जाता है विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज पाथ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो धारा रेटिंग कारक जो फैक्टर है उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 डिवाइड बाय 0.81 करेंगे, तो आपका धारा रेटिंग कारक निकल आएगा और वो आएगा 1.23। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.23। 0.81 जो है आपका फैक्टर, उसको आपको डिवाइड करना है 1 से, 1 डिवाइड बाय 0.81, तो आपका 1.23 राइट आंसर हो जाएगा। ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? देखो, अभी जो क्वेश्चन देखा था उसमें गूंथे हुए चालक का फायदा पूछा था। इस क्वेश्चन में ठोस चालक की हानि पूछ ली, घुमा फिरा के क्वेश्चन वही है। ठोस चालक की हानि पूछ ली, तो गूंथे हुए चालक का फायदा क्या था? कि वो अधिक लचीला था। तो ठोस चालक की हानि क्या हो जाएगी? ये कम लचीला होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कम लचीलापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग है, तो ये तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? जब भी हम सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डर वायर बराबर पिघलता नहीं है, उसी को हम ठंडे सोल्डर दोष के नाम से जानते हैं। तो उसके पीछे का रीजन है कि जो सोल्डर है, यानी कि सोल्डरिंग आयरन है, वो बराबर गर्म नहीं हुआ है, यानी कि उसको अब ऊष्मा बराबर प्राप्त नहीं हुई है, अपर्याप्त ऊष्मा उसको मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपर्याप्त ऊष्मन। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? तो अमीटर हमेशा सर्किट के सीरीज में यूज किया जाता है, और ऐसे ही अगर अमीटर को हटा के सीरीज में वोल्ट मीटर लगा देंगे तो क्या रिजल्ट सामने आएंगे? तो हमें पता है कि वोल्ट मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो लगभग अनंत के आसपास होता है, बहुत ज्यादा होता है। हम अनंत मान के चलते हैं एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध होता है किसका? वोल्ट मीटर का। तो यदि उसको सीरीज में लगाएंगे किसी भी सर्किट में तो ऑब्वियसली वो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण उस सर्किट में बहुत कम करंट फ्लो होगा। तो बहुत कम करंट फ्लो होने के कारण हल्का सा विचलन आपको वोल्ट मीटर में देखने को मिलेगा। तो कम पाठ्यांक आपको उसमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कम पाठ्यांक। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में भी कि एक्स्ट्रा करंट या एक्सेस करंट के लिए हम लोग रिवायरेबल फ्यूज का प्रयोग करते हैं। रिवायरेबल फ्यूज यानी कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई, उसी का हम लोग एक्स्ट्रा करंट या एक्सेस करंट के लिए प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर प्रयोग होता है? तो आप सभी ने देखा होगा जो ओवरहेड लाइन जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें नंगे चालक होते हैं और उन्हीं को बेयर कंडक्टर भी कहते हैं। बेयर कंडक्टर्स को ही नंगे चालक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेयर कंडक्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। कहीं भी आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट है या आपको लगता है कि इसमें चेंजेस होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप
पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।